सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रासायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सब लोग जो है हम बात कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें आज अपन जो है ये अपना तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग बात कर रहे थे रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के संबंध में। आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है वो उनका क्या रोल होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और क्लोरीन के संबंध में। आज हम बात कर रहे हैं कि सल्फर जो है और उसके बाद अन्य जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फॉस्फोरस है वो किस तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर उनका क्या रोल होता है, वो किस तरह से इसको इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, सल्फर की हम बात करें तो प्रोटीन संरचना में विद्यमान जो सिस्टीन है, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एक सिस्टीन है, उसमें जो है वो सल्फर उपस्थित होता है। मानव शरीर में अनेक जैव रसायनों के जैव संश्लेषण यानी कि जो बायोकेमिकल्स है उनका जो बायोसिंथेसिस है उसमें जो है सल्फर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान होता है। उदाहरण स्वरूप सल्फर को एंजाइम ए तथा लिपोइक अम्ल जो है इसका संघटक तत्व है जो एसिटिल को एंजाइम ए तथा सल्फर एसिटिल लिपोएट के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सल्फर जो है वो एसिटिल को एंजाइम ए और सल्फर एसिटिल लिपोएट जो है उसको बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सल्फर जो है उसमें अनेक जैव रसायनों जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, संघटक जो है तत्व है, जैसे थायोएमीन, बायोटिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, मेलानिन, सल्फोसाइनाइड और ग्लूटाथियोन। तो ये सब जो हैं इसको बनाने में जो है सल्फर का योगदान कहीं ना कहीं रहता है। तो इस तरह से सल्फर जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो है फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, स्पेशली हमारी बोन्स के अंदर, हमारे टीथ में जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सल्फर अनेक जैव रासायनिक तत्वों, जैसे हमने इसके बारे में बात की, थायमीन, बायोटिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, मेलानिन, सल्फोसाइनाइड और ग्लूटाथायोन, इन सब में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस के संबंध में। तो शरीर में हड्डियां तथा दांतों के विकास में फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जो हमारी बॉडी में जो है ये फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट के रूप में होता है। और फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और फॉस्फोप्रोटीन जो है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये तीनों प्रकार के, ये फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड फॉस्फोप्रोटीन जो है उसको बनाने में मुख्य रूप से फॉस्फोरस का योगदान होता है। शरीर में बनने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे हेक्सोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, क्रिएटिनिन जो है फॉस्फेट में फॉस्फोरस जो है वो विद्यमान रहता है। तो ये जो फॉस्फोरस है उसका मुख्य रूप से जो काम होता है वो हमारी हड्डियों के और दांतों के अंदर है और उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं उसके लिए होता है। फिर हम आगे देखते हैं, फॉस्फोरीकरण में ग्लूकोज के अवशोषण में फॉस्फोरस आवश्यक है। जो फॉस्फोराइलेशन होता है, जो कि ग्लूकोज के का एक मेटाबॉलिज्म है, उसके एब्जॉर्प्शन में काम में आता है, तो उसके लिए भी फॉस्फोरस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कोशिकाओं में उभय प्रतिरोधन यानी जो बफरिंग जो होती है, यानी कि जब एसिड और बेस इनकी पीएच को हम चेंज करते हैं तो उससे पीएच में चेंज नहीं होता, यानी कि हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है। तो उस एक्शन को हम कहते हैं बफरिंग एक्शन। तो जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें बफरिंग के लिए जो है मुख्य रूप से फॉस्फेट बफर जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और फॉस्फेट बफर जो है वो डाइबेसिक तथा मोनोबेसिक फॉस्फेट का मिश्रण होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाइबेसिक एंड मोनोबेसिक फॉस्फेट। इसी तरह से कोएंजाइम्स जैसे NADP, ADP
एएमपी आदि में फॉस्फोरस जो है वो आवश्यक है। ऊर्जा युक्त यौगिकों जैसे एटीपी के निर्माण में भी फॉस्फोरस आवश्यक है। आपको पता है एडीपी, एएमपी, एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से इसका फॉस्फेट का जो है हमारे बॉडी में फॉस्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल मिलाकर ये 6 जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका हमारे बॉडी सिस्टम में क्या योगदान होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के संबंध में। तो जैव प्रणाली में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी कम क्वांटिटी में हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम मात्रा में भी होनी आवश्यक है, अन्यथा इसके बिना जो है हमारी शरीर की जो प्रक्रिया हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। तो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जैव रसायन में प्रमुख भूमिकाएं निम्न हैं। तो जैसे हम मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं उनकी एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो तत्व है वो है आयरन। आप सबको मालूम है आयरन जो है उसका हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है, विशेष रूप से हीमोग्लोबिन को बनाने में। तो देखिए, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम आयरन के संकुल हैं। ऑक्सीजन परिवहन यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और कोशिकीय ऑक्सीकरण यानी सेलुलर ऑक्सीडेशन जो है में आयरन की प्रमुख भूमिका है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 10 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एक जो एडल्ट पर्सन है उसके लिए कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है, तो 10 मिलीग्राम है। आयरन की जो है कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में आयरन के जो है उसका वो मुख्य योगदान इस प्रकार है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के रूप में जो है आयरन का मुख्य कार्य शरीर में ऊतकों तक यानी जो हमारे टिश्यूज हैं उन तक जो है वो ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है, और उसका हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है आयरन। यह कोशिका श्वसन में भी सहायक है। जैसे हमने बात की कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें भी ये सहायक होता है। यह हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा श्वसनीय एंजाइम प्रणाली का प्रमुख संघटक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम और जो सेलुलर एंजाइम्स जो हैं है ना, उनके लिए जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। श्वसनीय श्रृंखला में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक आयरन सल्फर प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उसके अंदर प्रयुक्त होने वाले आवश्यक आयरन सल्फर प्रोटीन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जेंथीन डिहाइड्रोजिनेज आदि की संरचना में नॉन हीम आयरन प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जो हीम का पार्ट नहीं है वो आयरन जो है उसमें मुख्य रूप से काम में आता है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो है कॉपर। कॉपर जो है ये साइटोक्रोम, ट्रायोसिनेज, कैटलेज और एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज आदि की क्रियाशीलता में कॉपर की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये जो डिफरेंट प्रकार के हमने एंजाइम्स देखे हैं, इनके लिए जो है इनकी जो एक्टिविटी है वो कॉपर के कारण ही होती है। हीमोग्लोबिन के सामान्य संश्लेषण में कॉपर की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जैसे हम हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी अगर बनाना है तो उसके लिए भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कॉपर जो है उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। फिर इरिथ्रोसाइट में एक रंगीन कॉपर युक्त प्रोटीन इरेथ्रोक्यूपिरिन जो है वो होता है, जो कि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसीज हैं, उसमें भी जो है ये इरिथ्रोक्यूपिरिन एक स्मॉल क्वांटिटी में एक प्रोटीन होता है जो कि कॉपर की प्रेजेंस से वो हमारे बॉडी में बनता है। तो ये मुख्य रूप से कॉपर की हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस है। फिर हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। सामान्य अस्थि संरचना के लिए मैंगनीज अत्यधिक उपयोगी है। जो कार्टिलेज जो होती है उसके लिए मैंगनीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज तथा सुपर ऑक्साइड डीम्यूटेज की संरचना में
मैंगनीज जो है वो विद्यमान होता है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेट और सुपर ऑक्साइड डीम्यूटेज जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंगनीज हमारी उसमें बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट रोल अदा करता है। फिर है लिपिड परऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने में मैंगनीज जो है वो सहायक होता है। इसी प्रकार से मैंगनीज आयनों की उपस्थिति में ऑर्जिनेज जो है वो सक्रिय हो जाता है, यानी ऑर्जिनेज इज एन एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज। यह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज तथा फॉस्फोट्रांसफरेज को भी सक्रिय करता है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और फॉस्फोट्रांसफरेज जो है उसको भी ये एक्टिवेट करने का काम, ये भी दो एंजाइम्स हैं जिसको एक्टिवेट करने का काम जो है वो मैंगनीज करता है। इसी तरह से कार्टिलेज में म्यूकोपॉलीसेकेराइड के संश्लेषण में प्रयुक्त ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज जो है उसको एक्टिवेट करने का काम भी मैंगनीज करता है। जो हमारी कार्टिलेज होता है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो है उसके सिंथेसिस के लिए ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज जो है उसको एक्टिवेट करने का काम ये मैंगनीज करता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक के संबंध में। यह अनेक एंजाइमों का संघटक तत्व है। जो कई सारे एंजाइम्स हैं उनका जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज तथा रेटिनिन रिडक्टेज, ये 3 एंजाइम्स हैं। उसको बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो है वो जिंक एलिमेंट का होना आवश्यक है। यह पेनक्रियाज में इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो हमारी पेनक्रियाज है उसमें इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए भी इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस होता है उसके लिए ये आवश्यक होता है। यह विटामिन ए की प्लाज्मा सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो जो हमारे प्लाज्मा में जो विटामिन ए की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो जिंक करता है। यह जीवों में सामान्य वृद्धि व जनन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो यानी कि ये हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए उसके रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो जरूरी आवश्यक होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ये पहले हमने बात की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सल्फर और फास्फोरस की बात की। फिर हमने बात की 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के में, जिसमें आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक के संबंध में बात की है। तो अब हम इसके बाद में अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बाकी रह गए हैं, जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम, आयोडीन, इन सब के संबंध में जो है फ्लोरीन, इन सब के संबंध में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जैसा मैंने आप सबसे पूर्व में भी निवेदन किया है, ये जो चैप्टर है ये कंपैरेटिवली आसान है और इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहना है कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और साथ साथ में इसके अंदर जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, जो 1 लाइनर्स हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको आप साथ साथ सॉल्व करें। जिससे मैं आपको बता रहा था कि कौन सा जो मेटल है उसका पर्टिकुलरली क्या रोल है, कौन हमारी एक्टिविटी को किसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी जैसे जिंक के बारे में, तो जो हमारे विटामिन ए की जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो है वो एलिमेंट काम में आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक जो है वो उसके अंदर हेल्प करता है। तो कॉपर का क्या रोल है, आयरन का क्या रोल है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।